मेरा नाम सुमन है और हम 3 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी। यह कहानी तब शुरू हुई जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। हम अपने घर में खुशी से रहते थे। घर छोटा था लेकिन वहाँ शांति थी। हम और हमारे चाचा अशोक एक ही घर में रहते थे। घर मेरे पापा की मेहनत से बना था। चाचा पापा के छोटे भाई थे और कोई काम नहीं करते थे, इसीलिए पापा ने उन्हें घर में जगह दी थी। पापा शाम को काम से लौटते तब हम बच्चे दौड़कर उनके पैरों से लिपट जाते। पापा हंसते हुए कहते, अरे मेरे शेरों, पहले मुझे सांस तो लेने दो। फिर हमें गोद में उठा लेते। उनके चेहरे पर थकान होती लेकिन हमें देखकर सब भूल जाते। माँ रसोई से पानी लेकर आती और कहती, भगवान का शुक्र है आप सही सलामत घर आ गए। आजकल शहर के हालात देखकर दिल घबराता है। पापा पानी पीकर मुस्कुराते और कहते, सरिता, जब तक भगवान चाहे मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बच्चों का ध्यान रखो। उस समय चाचा का व्यवहार हमारे साथ ठीक था। वे पापा के सामने हमारे सिर पर हाथ फेरते और कहते, भैया चिंता मत करो, मैं घर पर हूँ ना। लेकिन कभी पापा घर नहीं होते तो चाचा की नज़रें घर की चीज़ों पर ऐसे पड़ती जैसे कोई भूखा जानवर मांस देख रहा हो। हम बच्चे थे, उनकी चालाकी नहीं समझते थे। पापा ने शहर में मेहनत से यह घर बनाया था। पहले हम किराए के घर में रहते थे। पापा चाहते थे कि बच्चों के सिर पर अपनी छत हो, लेकिन समय कब धोखा दे दे पता ही नहीं चलता। वह काला मंगलवार आज भी याद है। सुबह पापा नाश्ता करके काम पर निकले। जाते हुए मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, सुमन बेटी, शाम को लौटूंगा तो तुम्हारे लिए गुड़ वाली टॉफ़ी लाऊंगा। छोटे भाई का ध्यान रखना। मैं खुश हो गई। पता नहीं था कि वह टॉफ़ी कभी नहीं आएगी और वह हाथ कभी मेरे सिर पर नहीं फिरेगा। दोपहर में गली में शोर हुआ। कुछ लोग भागते हुए आए। अशोक भैया, जल्दी बाहर आओ। चाचा घबरा कर निकले। पीछे माँ भी दरवाजे तक आई। क्या हुआ? सब ठीक है, माँ ने कांपती आवाज़ में पूछा। पड़ोसी ने कहा, भाभी भैया का एक्सीडेंट हो गया। मुख्य सड़क पर तेज गाड़ी ने टक्कर मार दी। माँ के पैरों तलों से ज़मीन खिसक गई। वे वहीं गिर पड़ी। हम बच्चे चीखने लगे। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई और पापा की लाश घर लाई गई। डॉक्टर बोले सिर में गहरी चोट से वह मौके पर ही चले गए। हमारी दुनिया उजड़ गई। घर में रोना पीटना मच गया। माँ पत्थर सी हो गई। वे पापा का चेहरा देखती और बेहोश हो जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अनाथ होना क्या है। बस इतना लग रहा था कि हमारा रक्षक चला गया। चाचा लोगों के सामने बहुत रोए, लेकिन उनकी आंखों में दुख कम, बेचैनी ज़्यादा थी। पापा के अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिन रिश्तेदार आए, दिलासा दिया, बेटी अब तुम माँ का सहारा हो, हिम्मत रखो। एक पड़ोसन ने कहा, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब सब चले गए। पापा को गए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि घर में भूखमरी हो गई। माँ अभी सदमे में थी। छोटे भाई बहन रो रहे थे। माँ ने मुझे कहा, सुमन चाचा से कहो घर में आटा ख़त्म है। पापा की तनख्वाह उनके पास है, कुछ राशन ला दे। मैं डरते हुए चाचा के कमरे में गई। वे हुक्का पी रहे थे। चाचा जी, मैंने धीरे से कहा। वे गुस्से से बोले, क्या है? अम्मा कह रही है कि आटा नहीं है, भाई रो रहे हैं, तनख्वाह से कुछ ला दो। चाचा उठ बैठे, बोले, कैसी तनख्वाह? सब पैसे अंतिम संस्कार में लग गए। मेरे पास खजाना नहीं, जा यहाँ से। मैं रोते हुए लौटी। माँ ने सुना तो खुद गई। अशोक भैया डरिए भगवान से, ये बच्चे अनाथ हैं, इनका निवाला मत छीनो। तनख्वाह आपने ली है, थोड़ा राशन डलवा दो। चाचा गुस्से में निकले, बोले, भाभी मेरे पास समय नहीं, तुम्हारे पति ने कर्ज छोड़ा था, तनख्वाह उसी में चली गई। अब ड्रामा बंद करें। 2 दिन हमने पानी पीकर गुजारे। फिर माँ ने कहा, अगर खर्च नहीं दे सकते तो ऊपर वाले हिस्से में रहने दो, मैं सिलाई करके पाल लूँगी। चाचा हंसे, बोले, किस हक से? घर मेरा है।
भैया ने वसीयत की थी, तुम बोझ हो। माँ हैरान बोली, क्या कह रहे हो? घर पापा की मेहनत से बना है, कागज नहीं बने, वसीयत कैसी? चाचा गुस्से में बोले, जुबान लड़ाती हो, सामान बांधो और निकलो। मेरी शादी है, तुम्हें नहीं रख सकता। हम कहाँ जाएंगे, बच्चे क्या करेंगे? माँ रो पड़ी। चाचा बोले, जहाँ जाना है जाओ, मैंने देखा। माँ उनके पैरों में गिर गई। भैया पैर पड़ती हूँ, शत मत छीनो। लेकिन चाचा पत्थर हो चुके थे। बोले, शाम तक निकलो वरना धक्के दूंगा। मैंने माँ को उठाया। माँ मत रोए, पापा होते तो इनकी हिम्मत नहीं होती। शाम को चाचा दोस्तों के साथ आए, सामान बाहर फेंकने लगे। छोटे भाई का खिलौना तोड़ दिया। माँ चीखी, बच्चों को मत छुओ। हमने कुछ कपड़े बांधे, बाकी सब वहीं छूट गया। चाचा बोले, निकलो और दोबारा कभी मत दिखना। हम रोते हुए बाहर निकले। मोहल्ले वाले देखते रहे लेकिन कोई नहीं बोला। रात हो गई, हम फुटपाथ पर बैठे। शहर अजनबी हो गया था। माँ ने आसमान देखा और बोली, हे भगवान, तेरी धरती बड़ी है लेकिन आज तंग हो गई। मैंने पूछा, अब माँ कहाँ जाएंगे? माँ बोली, जहाँ नहीं हम गांव जाएंगे। माँ का गांव था जहाँ से वो आई थी। नाना नानी गुजर चुके थे, घर वीरान पड़ा था। मैं बोली, वहाँ कोई नहीं है। माँ बोली, वीरान घर सड़क से बेहतर है। हमने बस स्टॉप पर रात गुजारी। सुबह माँ ने आखिरी अंगूठी बेची और बस से गांव गए। बस शहर छोड़ रही थी, मैं पीछे देख रही थी। गांव पहुँचे तो धूप तेज थी। गांव से बाहर वाली तरफ खेतों के बीच में वह कच्चा मकान खड़ा था। दूर से देखने पर वह किसी खंडर जैसा लग रहा था। दीवारें जगह जगह टूटी हुई थीं और छत का एक हिस्सा नीचे झुका हुआ दिख रहा था। माँ हमें लेकर उस घर के सामने खड़ी हो गई। दरवाज़ा तो शायद सालों पहले दीमक खा चुकी थी। बस खाली जगह थी जहाँ से अंदर का सूना आंगन नजर आ रहा था। यही है हमारा घर? छोटे भाई ने डरते हुए पूछा। हाँ बेटा, यही अब हमारा महल है। माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन उनके होंठ कांप रहे थे। हम अंदर गए। आंगन में घुटनों तक घास उगी हुई थी। हर तरफ मिट्टी और जाले थे। एक कोने में वह पुराना कुआं था जिसकी मुंडेर टूट चुकी थी। वह कुआं जो चुप था, जैसे अपने सीने में कोई गहरा राज छुपाए हमारे आने का इंतजार कर रहा हो। मैंने रोते हुए माँ से कहा, माँ, यहाँ हम कैसे रहेंगे? ये दीवारें तो गिर रही हैं। अगर बारिश आई तो छत हम पर गिर जाएगी। सांप बिच्छू हमें खा जाएंगे। माँ ने अपना सामान जमीन पर रखा, मुझे और भाइयों को गले से लगाया और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। सुमन, यह घर मेरे माँ बाप ने अपने हाथों से बनाया था। यह मिट्टी मेरी अपनी है। बेरहम अपनों के महलों से यह टूटा हुआ घर 1000 गुना बेहतर है। हम माँ बेटी मेहनत करेंगी। मैं मिट्टी गूंदूंगी, तुम लिपाई करना। हम इसे दोबारा खड़ा करेंगे। भगवान हमारे साथ है। उस वक्त मुझे माँ की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसी सुने घर और उसी सूखे कुएं के अंदर हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ इंतजार कर रहा था। हमने कमर कस ली और उस वीरान घर को बनाने की जंग शुरू कर दी। लेकिन भूख हमारी सबसे बड़ी दुश्मन थी और उस जंगल में खाने को कुछ नहीं था। सुबह की पहली किरण टूटी छत के छेद से सीधी मेरी आंखों में पड़ी तो मैं घबरा कर उठ बैठी। एक पल के लिए लगा कि मैं अपने शहर वाले घर के नरम बिस्तर पर हूँ और अभी माँ रसोई से पराठों की खुशबू के साथ मुझे आवाज़ देंगी। लेकिन मेरी कमर में चुभने वाले कंकरों और धूल भरे फर्श ने मुझे फौरन हकीकत की कड़वी दुनिया में ला दिया। मेरे दोनों छोटे भाई बहन अभी तक एक पुरानी दरी पर सिमटे सो रहे थे। उनके चेहरों पर वह सुकून नहीं था जो बच्चों की नींद में होता है, बल्कि भूख और थकान के निशान साफ थे। माँ वहाँ नहीं थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं घबरा कर खड़ी हुई और नंगे पैर ही आंगन की तरफ भागी। माँ मेरी आवाज़ सुने आंगन में गूंजी। आंगन के दूसरे कोने पर जहाँ दीवार का बड़ा हिस्सा गिरा हुआ था, माँ झुकी हुई कुछ कर रही थी। मेरे पुकारने पर उन्होंने मुड़कर देखा। उनके हाथों में मिट्टी थी और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी।
उठ गई मेरी बेटी, माँ ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उनकी मुस्कान में छुपी उदासी मैं साफ देख सकती थी। मैं दौड़कर उनके पास गई। माँ, आप यह क्या कर रही हैं? हमने अभी नाश्ता भी नहीं किया। मैंने यह कह तो दिया, लेकिन अगले ही पल याद आया कि हमारे पास तो रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नाश्ता कहाँ से आएगा? माँ ने अपने मिट्टी भरे हाथ झाड़े और मेरी तरफ गंभीर होकर बोली, सुमन, पेट की भूख तो शायद हम सह लें, लेकिन सिर पर छत ना हो तो दुनिया जीने नहीं देती। देख रही हो उस दीवार को? अगर तेज हवा चली तो यह हम पर गिर जाएगी। हमें इसे खड़ा करना है, लेकिन माँ, हम यह कैसे करेंगे? हमारे पास तो कोई मजदूर नहीं, कोई सीमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने उदास होकर कहा। माँ ने नीचे ज़मीन से गीली मिट्टी का एक डेला उठाया। यह मिट्टी हमारा सीमेंट है सुमन, मेरे नाना नानी ने यह घर इसी मिट्टी और गारे से बनाया था। अब हम भी यही करेंगे। जाओ, अंदर से कोई पुराना बर्तन या टूटा टब लेकर आओ। हमें वहाँ खेतों वाली तरफ से मिट्टी खोद कर लानी है। मैंने हैरान होकर माँ को देखा। वो माँ जो कभी घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकलती थी, आज उनका हौसला किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। मैंने आज्ञा मानी और एक प्लास्टिक का टूटा टब लेकर आई, जो हमें मलबे में पड़ा मिला था। हम घर के पीछे खेतों के किनारे पर गए। माँ ने अपने हाथों से सख्त ज़मीन को खोदना शुरू किया। उनकी नरम हथेलियाँ जब पथरीली ज़मीन से टकराती तो मेरा दिल दुखता। माँ, मैं करती हूँ, आप थक जाएंगी। मैंने आगे बढ़कर कहा, नहीं बेटी, तुम बस मिट्टी उठाकर टब में डालो, हमें बहुत काम करना है। हम दोनों माँ बेटी ने कई चक्कर लगाए। हम मिट्टी खोद कर लाते और टूटी दीवार के पास ढेर कर देते। धूप तेज होने लगी थी और प्यास से मेरा गला कांटों की तरह चुभने लगा था। तभी अंदर से मेरे छोटे भाई के रोने की आवाज़ आई। माँ, भूख लगी है। यह आवाज़ मेरे कलेजे पर हथौड़े की तरह लगी। हम दोनों भागकर अंदर गए। भाई उठ चुका था और भूख से बिलख रहा था। माँ, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। उसने माँ की कमीज पकड़कर खींचा। माँ की आंखों में बेबसी के आंसू तैरने लगे। उन्होंने उसे गोद में उठाया और प्यार से चुप कराने लगी। बस मेरा बेटा, बस रो मत, मैं अभी कुछ लाती हूँ। उन्होंने उसे बहन के पास बिठाया और मेरी तरफ मुड़ी। सुमन, तुम दरवाजे पर नज़र रखना, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ। कहाँ माँ? मैंने डरते हुए पूछा। जहाँ तो कोई दुकान भी नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। भगवान मालिक है बेटी, खेतों में देखती हूँ, शायद कोई सब्जी जहाँ गिरा हुआ अनाज मिल जाए। तुम डरना मत, मैं अभी आई। माँ चली गई और मैं दहलीज पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी। हर गुजरता पल मुझे सदियों जैसा लग रहा था। वीराने का डर और भूख की तीव्रता दोनों ने मुझे जकड़ रखा था। मुझे बार बार अपने पापा याद आ रहे थे और चाचा पर गुस्सा आ रहा था। अगर पापा आज जिंदा होते तो क्या हम यूं दाने दाने को तरसते। काफ़ी देर बाद दूर पगडंडी पर मुझे माँ का साया नजर आया। उनके दुपट्टे से कुछ बंधा हुआ था। मैं भागकर उनकी तरफ गई। माँ, क्या मिला? माँ हाँफ रही थी। उनके चेहरे पर धूल जमी थी, लेकिन आंखों में एक सुकून था। उन्होंने दुपट्टा खोला तो उसमें मिट्टी से सने चंद शलगम और कुछ साग के पत्ते थे। यह आसपास के खेत में कटाई के बाद बचे हुए थे। मालिक ने शायद छोड़ दिए थे, मैंने चुन लिए। माँ ने हाँफते हुए बताया। लेकिन माँ, इसे पकाएंगे कैसे? घी है ना मसाला। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भूख सबसे अच्छा स्वाद होती है बेटी, बस आग जला लो, हम उन्हें उबाल लेंगे या भून लेंगे, पेट भर जाएगा। हमने घर के टूटे फर्नीचर की कुछ लकड़ियाँ और आंगन से सूखी टहनियाँ जमा की। आग जलाना भी एक परीक्षा थी। बड़ी मुश्किल से चूल्हा सुलगा। माँ ने वह शलगम धोए बिना ही, क्योंकि पानी बहुत कम था, राख में दबा दिए। कुछ देर बाद जब निकाले तो वह आधे कच्चे और आधे जले हुए थे। धुएं से हमारी आंखें लाल हो रही थी। माँ ने शलगम का एक टुकड़ा फूंक मारकर ठंडा किया
और बाई के मुंह में डाला। उसने मुंह बनाया, माँ यह कड़वा है। माँ का दिल भर आया, खा ले मेरे बच्चे, यह दवा है, इससे ताकत आएगी। हम सबने वो कड़वे और बेस्वाद शलगम गले से नीचे उतारे। पानी की बोतल में सिर्फ 2 घूंट पानी बचा था, जो माँ ने छोटे भाई को पिला दिया। खुद उन्होंने और मैंने अपना थूक निगलकर प्यास बुझाने की कोशिश की। खाने के बाद माँ ने फिर से दुपट्टा कमर से बांध लिया। चलो सुमन, अब दीवार की लिपाई करनी है। माँ, अभी तो हमने खाया है, थोड़ी देर आराम कर लें। मैंने मिन्नत की, नहीं बेटी, सूरज ढलने से पहले हमें वह बड़ा छेद भरना है, वरना रात को जंगली जानवर आ सकते हैं। हम दोबारा मिट्टी के ढेर के पास गए। अब सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। लिपाई के लिए मिट्टी को गारे में बदलना जरूरी था और उसके लिए पानी चाहिए था। हमारी लाई हुई पानी की बोतल खाली हो चुकी थी। माँ परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। हे भगवान, अब पानी कहाँ से लाऊं? मिट्टी तो जमा कर ली, लेकिन इसे गूंदूं कैसे? मैंने भी बेबसी से चारों तरफ देखा। दूर दूर तक सूखे खेत थे, जहाँ फिर वही सुना घर। अचानक मेरी नज़र आंगन के बीच में बने उस पुराने कुएं पर पड़ी। माँ, मैंने कुएं की तरफ इशारा किया। वो कुआं, शायद उसमें पानी हो। माँ ने कुएं की तरफ देखा और फिर उदास होकर सिर हिलाया। नहीं बेटी, जहाँ कुआं तो सालों से बंद पड़ा है। जब तुम्हारे नाना जिंदा थे तब यह सूख रहा था। अब इतने सालों बाद इसमें पानी कैसे होगा? लेकिन माँ, एक बार देख तो ले, शायद बारिश का पानी जमा हो गया हो। मैंने कहा। माँ सोच में पड़ गई। हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगर पानी ना मिलता तो दीवार की मरम्मत ना हो पाती और हम रात को असुरक्षित रहते। ठीक है, जाकर देखती हूँ। माँ कुएं की मुंडेर के पास गई। मैं भी उनके पीछे थी। कुएं के अंदर घना अंधेरा था। हमने एक छोटा सा पत्थर उठाकर अंदर फेंका। काफी देर बाद एक हल्की सी छपाक की आवाज आई। माँ की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। सुमन, आवाज आई है, शायद नीचे पानी है। बहुत गहरा है, लेकिन पानी है। सच माँ, मैं खुशी से उछल पड़ी। तो अब हम पानी निकाल सकते हैं। माँ ने इधर उधर देखा। कुएं के ऊपर लगी चरखी जंग लगी थी, लेकिन अभी टूटी नहीं थी। पास एक पुरानी रस्सी पड़ी थी, जो शायद नानी के जमाने की थी, लेकिन वो काफी कमजोर लग रही थी। बाल्टी कहाँ है? माँ ने पूछा। हमारे पास वही एक बाल्टी थी जो हम साथ लाए थे। माँ ने रस्सी को बाल्टी के हैंडल से बांधा और मजबूती चेक की। यह रस्सी कमजोर है सुमन, लेकिन भगवान ने चाहा तो काम बन जाएगा। अगर हमें पानी मिल गया तो ना सिर्फ घर की मरम्मत हो जाएगी, बल्कि हमारी प्यास भी बुझ जाएगी। माँ ने भगवान का नाम लेकर बाल्टी कुएं में लटकाई। चरखी की चरमराहट उस वीराने में अजीब सा डर पैदा कर रही थी। बाल्टी नीचे जा रही थी और हम दोनों सांसें रोके खड़ी थी। अंधेरा इतना गहरा था कि बाल्टी नजर आना बंद हो गई। काफी देर रस्सी छोड़ने के बाद अचानक रस्सी ढीली पड़ गई, पानी तक पहुंच गई। माँ ने खुशी से कहा। उन्होंने रस्सी को हिलाया ताकि बाल्टी डुबकी ले। माँ, आराम से खींचना, रस्सी टूट ना जाए। मैंने डरते हुए कहा। हाँ बेटी, मैं ध्यान से खींच रही हूँ। माँ ने रस्सी खींचना शुरू की। शुरू में तो बाल्टी आसानी से ऊपर आ रही थी, लेकिन फिर अचानक वो भारी हो गई। माँ की हाथों की नसें तन गई। यह क्या हुआ? माँ बड़बड़ाई। यह इतनी भारी क्यों हो गई? मैंने आगे बढ़कर रस्सी को हाथ लगाया। वाकई ऐसा लग रहा था जैसे बाल्टी में पानी नहीं, बल्कि पत्थर बरगे हों। माँ, कहीं बाल्टी किसी चीज में फंस तो नहीं गई? लेकिन फंसी नहीं है, ऊपर तो आ रही है, लेकिन वजन बहुत ज्यादा है। माँ के माथे पर पसीना आ गया और वो हाँफने लगी। सुमन, तुम भी जोर लगाओ, अकेले मुझसे नहीं खींची जा रही। मैंने अपने छोटे हाथों से रस्सी को मजबूती से थाम लिया। 1 2 3 माँ ने नारा लगाया। हम दोनों ने पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खींचा। रस्सी चरखी पर रगड़ खा रही थी और हमारे हाथ छिल रहे थे, लेकिन हमें पानी चाहिए था। हमें हर हाल में यह बाल्टी ऊपर लानी थी। मेरी 10 साल की कलाइयाँ दुखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुएं के अंदर से कोई ताकत बाल्टी को नीचे खींच रही है।
माँ छोड़ दो, यह नहीं निकलेगी। मैं उदास हो गई। नहीं सुमन, हिम्मत नहीं हारते। भगवान ने हमें जहाँ तक पहुँचाया है तो वो रास्ता भी देगा। जोर लगाओ बेटी, माँ ने चीख कर कहा। उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि मुझ में ना जाने कहाँ से ताकत आ गई। हमने अपने पैर जमीन पर जमाए और आखिरी बार पूरी ताकत से रस्सी को खींचा। धीरे धीरे इंच दर इंच गीली रस्सी ऊपर आने लगी। बस थोड़ा और नज़र आने लगी है, माँ ने हाँफते हुए कहा। हम दोनों बुरी तरह थक चुकी थी, सांसें फूल रही थी, लेकिन अब बाल्टी कुएं में मुहाने तक पहुंच चुकी थी। हमने एक आखिरी झटका दिया और बाल्टी को मुंडेर पर रखने में कामयाब हो गए। हम दोनों गिरकर वही जमीन पर बैठ गईं। लेकिन अगले ही पल जब हमारी सांसें ठीक हुई और हमने बाल्टी के अंदर झांका तो हमारी आंखें हैरत से फट गई। बाल्टी सिर्फ पानी से भरी नहीं हुई थी, गंदले पानी के बीच में तल में कुछ ऐसा पड़ा था जिसे देखकर माँ के मुंह से एक चीख निकल आई। माँ, यह क्या है? मैंने डरते हुए पूछा। माँ की सांसें अभी तक तेज चल रही थी। उन्होंने बाल्टी को मुंडेर पर टिकाया और उस पोटली को बाहर निकाल कर जमीन पर रख दिया। मुझे नहीं पता सुमन, लेकिन मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। यह किसी की अमानत लगती है जो शायद सालों पहले इस कुएं में गिर गई थी। कुआं तो पूरी तरह सूख चुका था, शायद नीचे तल में थोड़ा बहुत पानी था जिसमें यह पोटली डूबी हुई थी। माँ ने कांपते हाथों से उस पोटली की गांठ खोलने की कोशिश की। वो कपड़ा पानी में रहने की वजह से गल चुका था, लेकिन गांठ बहुत मजबूत थी। माँ, रहने दो, मुझे डर लग रहा है, इसमें कोई खतरनाक चीज ना हो। मैंने माँ का हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटी, भगवान ने अगर यह हमारे हाथ लगाई है तो इसमें ज़रूर कोई भलाई होगी। माँ ने हिम्मत की और जोर लगाकर वह गीली गांठ खोल दी। पोटली का मुंह खुलते ही सूरज की रोशनी में कुछ ऐसा चमका कि हम दोनों माँ बेटी की आंखें खुली रह गई। हमारी आंखें हैरत से फैल गई क्योंकि उस गले सड़े कपड़े के अंदर सोने के पुराने गहने चमक रहे थे। हे भगवान, यह क्या है? माँ के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने जल्दी से गहनों को बाहर निकाला। वो पुराने जमाने के बारीक कंगन और एक कीमती हार था। माँ उन गहनों को देखकर ऐसे स्तंभ हो गई जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। उनकी आंखों में आंसू तेजी से उमड़ आए। माँ, यह खजाना किसका है? क्या यह हमें भगवान ने दिया है? मैंने खुशी और हैरत के मिश्रित भाव से पूछा। माँ ने कांपते हाथ से उस हार को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। सुमन, यह खजाना नहीं, यह मेरी माँ की निशानी है। यह तेरी नानी के गहने हैं। माँ फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन माँ, नानी के गहने यहाँ कुएं में कैसे आए? आप तो कहती थी कि वो चोरी हो गया था। मैंने हैरान होकर पूछा। माँ ने आंसू पोंछे, गहनों को उल्ट पलट कर देखा। हाँ बेटी, मुझे भी यही बताया गया था कि कई साल पहले घर से चोरी हो गया था, लेकिन आज समझ आई यह चोरी नहीं हुआ था, बल्कि मेरे माँ बाप ने इसे जमाने की नज़रों से बचाकर जहाँ छुपाया था। लेकिन माँ, बात सिर्फ गहनों पर ख़त्म नहीं हुई। पोटली के नीचे हिस्से में कुछ और भी था। गहनों के नीचे प्लास्टिक की थैली में लिपटे हुए कुछ कागजात थे। प्लास्टिक की कई तहों में लिपटे होने की वजह से वह कागजात पानी से सुरक्षित रहे थे। माँ ने जल्दी से वह प्लास्टिक फाड़ा और कागजात बाहर निकाले। जैसे ही हमने उन्हें खोला तो माँ देखकर चीख पड़ी और वो कागजात उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गए। क्या हुआ माँ? यह कागज किस चीज़ के हैं? मैंने माँ को उठाकर वो कागज दिए। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और होंठ कांप रहे थे। सुमन, तुम जानती हो क्या? यह हमारे शहर वाले घर के कागजात हैं। यह उस घर की रजिस्ट्री है जिससे तुम्हारे चाचा ने हमें धक्के देकर निकाला था। माँ की आवाज़ में विश्वास और अविश्वास की लड़ाई चल रही थी। मैं हैरान रह गई। हमारे घर के कागजात? लेकिन वो तो चाचा कहते थे कि पापा ने गुम कर दिए हैं। जहाँ वसीयत कर दी है वो जहाँ नाना के घर के कुएं में कैसे आए? माँ ने कागजात को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे अब सब समझ आ रहा है, सब कड़ियाँ जुड़ रही हैं। माँ, मुझे भी बताओ ना, क्या समझ आ रहा है?
मैंने माँ को हिलाया। माँ ने मुझे अपने करीब किया और बोली, सुमन, तुम्हें याद है जब हमने वो नया शहर वाला घर खरीदा था? तब एक दिन तुम्हारे पापा मुझे और तुम्हें यह कहकर गांव लाए थे कि नाना नानी से मिलना है। हाँ माँ, मुझे याद है, हम बस में बैठकर आए थे। मैंने सिर हिलाया। बस उसी दिन तुम्हारे पापा ने यह कागजात अपने साथ लाए थे। शायद पापा को पता चल गया था कि तुम्हारे चाचा के दिल में कोई खोट है। चाचा की नीयत शुरू से खराब थी और तुम्हारे पापा बहुत दूरदर्शी थे। इसी वजह से पापा यह असली कागजात अपने पास रखने की बजाय नाना नानी के पास अमानत रखवा कर गए थे ताकि सुरक्षित रहें। लेकिन फिर यहाँ कुएं में कैसे पहुँचे? मैंने फिर वही सवाल दोहराया। माँ ने गहरी सांस ली और कुएं के अंधेरे तल की तरफ देखा। शायद नाना नानी को भी डर था कि गांव के कच्चे घर में इतने कीमती कागजात और गहने रखना सुरक्षित नहीं है। इसीलिए उन्होंने यह सब कुछ इस पोटली में बांधकर कुएं के अंदर किसी गुप्त जगह या किसी दरार में छुपा दिया होगा जहां किसी की नज़र ना पड़े। और फिर क्या माँ? मैंने बेचैनी से पूछा। फिर कुछ समय बाद ही नाना नानी की अचानक मौत हो गई। माँ की आवाज़ भर आई। शायद उन्हें समय ही नहीं मिला कि वे तुम्हारे पापा को बता सकें कि उन्होंने कागजात कहाँ छुपाए हैं। तुम्हें याद है पापा अपनी मौत से कुछ समय पहले कितने परेशान रहने लगे थे? वो एक दो बार अकेले गांव का चक्कर लगाकर आए थे और जब वापस आते तो बहुत उदास होते थे। माँ को भी कुछ नहीं बताते थे, बस चुप रहते थे। मेरे दिमाग में पापा का उदास चेहरा घूम गया। जी माँ, मुझे याद है एक बार मैंने पापा को रात को प्रार्थना करते हुए रोते हुए भी देखा था। माँ ने मेरे माथे पर चूमा। हाँ मेरी बच्ची, शायद पापा को यह कागजात नहीं मिल रहे थे। वो यहाँ आते होंगे, पूरा घर ढूंढते होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी अमानत उस सूखे कुएं के पेट में छुपी है। इसी वजह से पापा परेशान थे कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके बच्चों का क्या बनेगा। वे जानते थे कि कागजात के बिना तुम्हारे चाचा तुम्हें घर से निकाल देंगे। माँ ने अनुमान लगाते हुए कहा। तो मैं खुशी से माँ के गले लग गई। माँ देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। आपके माँ बाप की दौलत आपको मिली और मेरे पापा ने भी हम सबका सोचकर हमारे घर को एक सुरक्षित जगह पर रखा था। अब चाचा किसी तरह भी हमसे वो घर नहीं छीन सकते। ये घर हमारा है और हमारे पास सबूत हैं। हाँ मेरी बेटी, तुम सही कहती हो। भगवान ने हमें बेइज्जत होने से बचा लिया। आज तुम्हारे पापा की आत्मा कितना सुकून महसूस कर रही होगी कि उनकी छोड़ी हुई अमानत हम तक पहुंच गई। माँ ने गहनों की पोटली दोबारा बांधी और कागजात को सावधानी से अपने दुपट्टे में छुपा लिया। लेकिन माँ, हमें भूख लगी है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा। माँ ने मुस्कुराकर पोटली में से एक छोटी सी सोने की अंगूठी निकाली। सुमन, यह अंगूठी अब हमारी भूख मिटाएगी। भगवान ने दरवाज़ा खोल दिया है। हम अभी शहर जाएंगे और इसे बेचकर राशन और ज़रूरी सामान लाएंगे। उस शाम हमारे घर का माहौल बदल चुका था। वो सूना और टूटा हुआ घर अब हमें डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि एक किला महसूस हो रहा था। माँ ने वह अंगूठी बेचकर हमारे लिए खाना खरीदा। कई दिनों बाद हम भाई बहनों ने पेट भरकर खाना खाया। माँ ने हमें खिलाते हुए कहा, बच्चों खा लो, यह सिर्फ खाना नहीं है, यह भगवान का न्याय है। खाने के बाद माँ ने कागजात को खोलकर एक बार फिर पढ़ा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक दृढ़ता थी। सुमन, अब हमें वापस शहर जाना होगा। शहर चाचा के पास मैं डर गई। नहीं, वो हमें मार देंगे। माँ ने सख्ती से ना में सिर हिलाया। नहीं बेटी, अब हम भिखारी बनकर नहीं, बल्कि मालिक बनकर जाएंगे। उस दिन हमारे पास बहुत सी दौलत आ चुकी थी। वही घर जिसमें हमें चाचा ने बारिश ना होने के बहाने निकाला था, उसके कागजात हमारे पास थे। अब डरने की बारी चाचा की है। माँ ने बाकी गहने संभाल कर रखे और कहा, कल हम शहर जाएंगे। मैं कुछ गहने बेचूंगी और एक वकील करूंगी। अब हम कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे।
उस वक्त हमने फैसला किया कि फ़िलहाल हम शहर में एक छोटा सा घर किराए पर ले लेंगे ताकि केस लड़ सकें। माँ, मुझे भी ले जाओगी ना? मैंने माँ का हाथ थाम लिया। हाँ मेरी जान, तुम मेरे साथ जाओगे। अब फैसला हमारे हक में ही था और बाकी वो संपत्ति भी उनके बच्चों के नाम हो चुकी थी। चाचा ने सोचा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हम बीज की तरह मिट्टी से दोबारा उगेंगे। रात गहरी हो गई थी, लेकिन उस रात हमें नींद नहीं आई। हम जागते रहे और भविष्य के सपने बुनते रहे। माँ बार बार उन कागजात को छू कर देखती, जैसे यकीन कर रही हो कि यह सपना नहीं हकीकत है। सुमन, तुम देखना, वो दिन दूर नहीं जब हम अपने घर के दरवाजे से इज्जत के साथ अंदर जाएंगे। माँ ने दृढ़ स्वर में कहा। मैंने माँ के चेहरे की तरफ देखा। वह कमजोर और दुखी औरत जो कल तक रोटी के एक टुकड़े के लिए परेशान थी, अब एक शेरनी की तरह दिखाई दे रही थी। यह ताकत दौलत की नहीं थी, यह ताकत सच्चाई की थी जो हमारे पास आ चुकी थी। माँ, तो क्या अब हम चाचा को घर से निकाल देंगे? मैंने मासूमियत से पूछा। माँ ने मेरी तरफ देखा और गंभीर होकर बोली, हम उन्हें नहीं निकालेंगे बेटी, उनके कर्म उन्हें निकालेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, अब न्याय का तराजू बोलेगा। अगली सुबह जब हम उस टूटे हुए घर से निकले तो हमारे पास खाली हाथ नहीं थे। हमारे पास उम्मीद थी, विश्वास था और सबसे बढ़कर हमारे पापा की निशानी थी। मैंने जाते हुए उस कुएं को मुड़कर देखा, वो चुप और सूना कुआं जिसने सालों तक हमारे राज को अपने सीने में छुपाए रखा था। शुक्रिया कुएं, मैंने दिल में कहा, तुमने हमारी जिंदगी बचा ली। अब हम बस में बैठे तो शहर का रास्ता वही था, लेकिन मंजिल बदल चुकी थी। अब हम पनाह मांगने नहीं जा रहे थे, बल्कि अपना हक छीनने जा रहे थे। मुझे यकीन था कि जीत हमारी होगी, क्योंकि भगवान हमारे साथ था। शहर की हलचल हमारे लिए नई नहीं थी, लेकिन इस बार हमारा अंदाज अलग था। हम शहर पहुंचे तो पहले एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। माँ ने कुछ गहने बेचे और एक अच्छे वकील से मिली। वकील साहब ने कागजात देखे और बोले, भाभी जी, यह केस बहुत मजबूत है। घर आपके नाम पर रजिस्टर है। चाचा की कोई वसीयत या दावा नहीं चलेगा। हम कोर्ट जाएंगे और न्याय मांगेंगे। कुछ दिनों बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। चाचा वहां आए। उनके चेहरे पर घबराहट थी। वे झूठ बोलते रहे कि उनका घर है, लेकिन वकील ने असली कागजात पेश किए। जज साहब ने सबूत देखे और फैसला हमारे हक में दिया। घर हमें वापस मिल गया। चाचा को माफ़ी मांगनी पड़ी और वह घर छोड़कर चले गए। मोहल्ले वालों ने हमें देखा तो अफसोस किया, लेकिन अब हम सिर ऊंचा करके घर में घुसे। मैंने माँ से कहा, माँ, पापा की निशानी मिल गई, हम फिर से खुश रहेंगे। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, यह इंसाफ की जीत है। हमने घर को सजाया। छोटे भाई बहन स्कूल जाने लगे, मैं भी पढ़ाई करने लगी। माँ ने सिलाई का काम शुरू किया और हमारी ज़िंदगी पटरी पर आ गई। कभी कभी मैं उस कुएं को याद करती हूँ। वह नहीं होता तो हम कहाँ होते, लेकिन भगवान की मर्जी से सब ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि मेहनत और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, और यही हमारी कहानी का अंत है, जहां दुख के बाद खुशी आई। यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।